अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क शाम का अंजाम क्या होगा अभी तक ये वाज़े नहीं हो पा रहा है। इधर इसराइल का हमला शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर बढ़ता जा रहा है, इसराइल की बमबारी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ शाम के नए सुल्तान अहमद अशरा पर इल्ज़ाम भी लग रहा है कि इसराइल से उनकी ज़्यादा क़ुर्बत है, वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ उनका कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अहमद अशरा का साफ साफ सभी इंटरव्यूज़ में यही कहना है, उनकी पहली कोशिश है कि शाम में खाना जंगी का ख़ात्मा हो, तमाम ग्रुप से बातचीत की जाए और यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए, यहाँ एक हुकूमत का क़याम अमल में आ जाए। उसके बाद हम अपनी अगली कार्रवाई को अंजाम देंगे। हम अभी मज़ीद किसी और मुल्क को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते हैं, हमें हिकमत अमली से काम लेना है। ये मोहम्मद अल जुलानी या कह लीजिए अहमद अशरा का बयान सामने आया है। इस बीच बशारुल असद का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है। बशारुल असद ने 8 दिसंबर को ही दिमश्क को छोड़ दिया था। रूस जाकर उन्होंने पनाह ली थी, लेकिन दिमश्क को कैसे छोड़ा था बशारुल असद ने, इस पर अभी तक बहस हो रही है, इस पर अभी तक खबरों का सिलसिला जारी है। बशारुल असद के वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, मुझे बताए बगैर उन्होंने देश को छोड़ दिया था, मेरा फ़ोन कॉल भी उन्होंने रिसीव नहीं किया था। इनके मीडिया एडवाइज़र का कहना है कि बशारुल असद ने मुझे स्पीच लिखने के लिए अपने घर बुलाया था और जब मैं उनके घर पहुंचा तो घर पर सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। इसी तरह उनकी जो मिलिट्री की टीम है, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी की टीम है, उसको भी कुछ खबर नहीं थी। बशारुल असद ने अपने भाई तक को छोड़ दिया था, अपने कज़िन ब्रदर को भी बशारुल असद ने साथ नहीं लिया था और उन दोनों को बागी ग्रुपों ने मारकर हलाक भी कर दिया। ऐसे में अब एक नई तफसील सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि बशारुल असद ने शाम को छोड़ा नहीं था, बल्कि रूसी इंटेलिजेंस को अच्छी तरह यकीन हो गया था कि बागी ग्रुप ने दिमश्क पर भी कब्जा कर लिया है। बशारुल असद के लिए इक़्तिदार में वापसी का अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। बशारुल असद की जान को भी खतरा था, इसलिए रूस की इंटेलिजेंस ने बशारुल असद को ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया। रूस के प्लेन में बशारुल असद को उन्होंने सवार किया और रूस ने मॉस्को में पहुँचाया बशारुल असद को। बशारुल असद देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो आगे लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, लेकिन रूसी इंटेलिजेंस ने बशारुल असद को सीधे उठाया दिमश्क से और उन्हें मॉस्को पहुँचाया। इस दरमियान टेलीग्राम चैनल पर एक स्टेटमेंट भी बशारुल असद का सामने आया, जिसमें बशारुल असद की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़े नहीं, बल्कि मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा था। दिमश्क से वो रूस के हमीम हवाई अड्डा पर आ गए थे और यहाँ आकर के वो लाज़किया में निगरानी करना चाह रहे थे कि सूरत हाल क्या है, बागी आर्मी कहाँ पर है और किस तरह उनका मुकाबला किया जा सकता है। उसी दौरान उनको खबर मिलती है कि दिमश्क में जो शाम की आर्मी थी बशारुल असद की, उसने पोजीशन को छोड़ दिया है और उन तमाम पोजीशनों पर बागी आर्मी का कंट्रोल हो गया है। उसी दौरान रूस ने बशारुल असद को कहा कि अब आपको देश छोड़ना ही होगा और बशारुल असद को रूस ने वहाँ से सीधे उठाकर मॉस्को पहुँचाया, एक जहाज़ में उनको बैठाया। तो इस तरह बशारुल असद को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। बशारुल असद की जो फैमिली है, उनके बेटे और उनकी बीवी, वो पहले ही शाम को छोड़ चुके थे, रूस में वो लोग मौजूद थे। बशारुल असद का एक बेटा भी मॉस्को में पीएचडी कर रहा है। बशारुल असद की फैमिली ने, उनके बेटों ने, उनकी बीवी ने पहले से ही मॉस्को में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। 22 से ज़्यादा महंगे इन्होंने अपार्टमेंट्स खरीद रखे थे मॉस्को में, रूस के दूसरे शहरों में। तो पूरा पैसा बशारुल असद ने रूस में लगा रखा था और इसी वजह से बशारुल असद ने शाम को छोड़ने के बाद रूस जाने का फ़ैसला किया। रूस से पहले ही बशारुल असद के अच्छे ताल्लुकात थे, तो पहले से बशारुल असद ने प्लानिंग कर रखी थी कि अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो कहाँ भागना है। रूस ने भी पूरी मदद की। इधर एक और ख़बर सामने आई है जिसमें अहमद अशरा के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदा गियर पेडरसन से बातचीत की है, मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि शाम को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जाए, वो जल्द ही अपने मुल्क में जमहूरी निज़ाम को नाफिज करेंगे, सभी ग्रुपों को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे, ऐसा अहमद अशरा की तरफ से कहा गया है। इधर शाम की जो सदनाया जेल है, वहाँ से अभी तक तमाम कैदी बाहर नहीं आ सके हैं, अभी तक कुछ दरवाजे बंद हैं और उन दरवाज़ों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तुर्की ने अपनी एक टीम को भेजा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम अंजाम देगी और उस जेल का ताला तोड़ने में, उसके दरवाज़ों को खोलने में ये टीम मदद फराहम करेगी। और सदियाना जेल में अभी तक जो बंद हैं, जिन कैदियों के दरवाजे नहीं खुल सके हैं, उन काल कोठरियों को दरवाज़ा खोलने में मुकम्मल तौर पर तुर्की की तरफ से मदद दी जाएगी। तो तुर्की की लगातार सीरिया पर, शाम पर नज़र बनी हुई है और तुर्की लगातार अपनी मदद भी वहाँ पर पहुँचा रहा है। इसके अलावा कतर ने भी अपना डेलीगेशन भेज दिया है।
اور جلد ہی قطر کا سفارت خانہ بھی دمشق میں کام کرنے لگے گا۔ ترکی کا دمشق میں جو سفارت خانہ ہے وہ پہلے ہی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ویسٹرن ممالک ہے، خواہ وہ یو کے ہو یا یو ایس اے ہو یا فرانس ہو، ان سب ملکوں نے بھی ایس ٹی ایس سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ احمد الشرا پر اب الزام یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل سے ان کے گہرے تعلقات، تبھی اسرائیل کے خلاف ان کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے۔ دوسری طرف احمد الشرا کو سپورٹ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد الشرا کے اگر اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر اسرائیل کی کیوں شام پر، سیریا پر لگاتار بمباری ہو رہی ہے، تمام اہم ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل کو ڈر ہے، خوف احمد الشرا کا، ایس ٹی ایس کا اور اس طرح کے تمام گروپس کا کہ ہمارے یہاں نہ آ جائے، اور اس لیے اسرائیل کا حملہ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گولان ہائٹس کے علاقے میں اسرائیل نے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ 1967 سے ہی یہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اسرائیل نے اپنے 30 گاؤں کو آباد کر رکھا ہے، 20,000 سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اس میں اسرائیل نے اضافہ شروع کر دیا، جس کی یونائٹڈ نیشن نے تنقید کی ہے۔ یو این نے اسرائیل کو صاف لفظوں میں دھمکی دی اور کہا کہ اسرائیل کو گولان ہائٹس میں بستیاں بسانا بند کر دینا چاہیے، اسرائیل کو ایسا کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ شام کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔